सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे वह है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की चर्चा करेंगे। इसमें हम आपको बता देंगे कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है और इनका कैरेक्टर क्या है, इनकी विशेषता क्या है, ये आपको बताएंगे किसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी जीवों का अध्ययन करता है और जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो हम उसके बाद आपको जो शुरू करेंगे वह दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा आपका साइटोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान। इस कोशिका विज्ञान में आपको हम बताएंगे सेल क्या है, सेल कितने प्रकार के हैं और सेल डिवीजन क्या है। ठीक है, दूसरा के बाद तीसरा जब टॉपिक पर आएंगे तब हम आएंगे हिस्टोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं ऊतक विज्ञान और उसी को हम लोग कहते हैं औतिकी। ये औतिकी भी, इस औतिकी में आप पढ़िएगा टिश्यू कहते किसको हैं और टिश्यू के प्रकार कितने हैं। ठीक है, और इस टाइप में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। जब ये दो टॉपिक पढ़ा जब हम लेते हैं तब हम आपको चौथे में बताते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर विज्ञान ना। ठीक है, अब इस मानव शरीर विज्ञान में आपको जो पढ़ना है उसमें आपको बता देंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण। उसके बाद आपको बताएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। उसके बाद बताएंगे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसके बाद बताएंगे आपको स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम लोग कहेंगे कंकाल तंत्र। इसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद आपको बताएंगे एंडोक्राइनल
सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र, और इसी में आपको पढ़ना है हार्मोन। इसके बाद आपको हम बताएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। इसके बाद नर्वस सिस्टम, जो कहलाता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और कोई सिस्टम छूटा? अब नहीं छूटा। इसके बाद जब ह्यूमन फिजियोलॉजी हो जाएगा तो आपको हम बताएंगे ह्यूमन डिजीज। इस ह्यूमन डिजीज में आपको वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, इन सारे डिजीज की चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना पढ़ा लेने के बाद तब आपको हम बताएंगे बॉटनी। बॉटनी में आप जो पढ़िएगा वह प्लांट फिजियोलॉजी। इस प्लांट फिजियोलॉजी में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, ये सब की चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे प्लांट हार्मोन, प्लांट डिजीज। 7th में आ जाइएगा जेनेटिक्स। 8th में आ जाइएगा इवोल्यूशन। ठीक है, और कोई टॉपिक छूटा? ब्लड, जब आपको बताएंगे ना ये यहां ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, या आपको जो टिश्यू जब पढ़ाएंगे, ठीक है, तो टिश्यू के बाद ब्लड बता देंगे। ठीक है, तो यहीं पर आप पढ़ लीजिएगा ब्लड। ठीक है ना। और एक टॉपिक और रख लीजिए,
विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, जाइए। इतनी बातों की चर्चा होगी, ठीक है। सब कोई उतार लिया? अब आइए हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसके इंटरेस्ट का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यह स्वयं में दिखता है, आपके शरीर में दिखता है, आपके खेत खलियान में दिखता है, आपके बागवानी में दिखता है, आपके घर के आस पड़ोस दिखता है। जो दिखता है उसमें ज़्यादा आनंद आता है। अपने घर का जब पर्दा हिलता है उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पड़ोसी का पर्दा जब हिलता है ना तो कहते हैं हाँ क्या डिज़ाइन है, क्या कलर है। नहीं तो जो दिखता है वह अच्छा लगता है। नहीं, ठीक है। तो यही कारण है कि यह ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है हमको। हमारे विद्यार्थी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इंटरेस्ट के साथ साथ परीक्षा उपयोगी भी होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे जो इंटरेस्ट पैदा करेंगी और साथ ही साथ हमको परीक्षा उपयोगी भी बनाए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी शब्द का, ये बायोलॉजी शब्द जो है, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस शब्द को दिया उस व्यक्ति का नाम था लेमार्क एंड ट्राइवेरनस ने। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम लेमार्क एंड ट्राइवेरनस ने दिया। सबसे पहले यही व्यक्ति दिया बायोलॉजी शब्द। लेकिन विडंबना देखो, बायोलॉजी शब्द इन्होंने दिया, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी ये कहला गए अरिस्टोटल, जिसको हम लोग कहते हैं अरस्तु। जबकि लेमार्क एंड ट्राइवेरनस जो थे वह अरस्तु के बहुत बाद थे। तब प्रश्न ये उठता है कि
ले मार्क क्यों बायोलॉजी शब्द दिया, उसके पीछे रीजन क्या था? अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा गया? इनको सन ऑफ बायोलॉजी काहे नहीं कहा गया? इनको मदर ऑफ बायोलॉजी काहे नहीं कहा गया? इनको वाइफ ऑफ बायोलॉजी काहे नहीं कहा गया? नहीं, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा गया? आप जान लीजिए, जनक शब्द, फादर शब्द जो होता है, इसका माने कई होते हैं। एक जैविक फादर, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल फादर कहते हैं, जिसके हम लोग संतान हैं। दूसरा फादर होते हैं, दूसरे जो जनक होते हैं, वो होते हैं जो किसी एक सिद्धांत के विरुद्ध अपनी एक नई सिद्धांत को जन्म दिया, एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया हो, एक नए समाज का निर्माण किया हो, एक नए राष्ट्र का निर्माण किया हो, उसको भी हम लोग फादर कहते हैं। जैसे आवर नेशन ऑफ फादर, नहीं, महात्मा गांधी को कहते हैं ना जी, कोई राष्ट्र जन्म तो दिए नहीं, लेकिन भारत जैसे महान राष्ट्र को एक नई रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि उसके पहले हमारा राष्ट्र जो था वह गुलाम था, और एक आज़ाद राष्ट्र का निर्माण उन्होंने किया। इसलिए हम लोग नेशन ऑफ, फादर ऑफ नेशन कहते हैं महात्मा गांधी को। ठीक है, तो उसी तरह से अरस्तु ने कौन सा एक नई विचारधारा को लेकर चलाया, जिसके कारण इसको हम लोग बायोलॉजी के जनक कहने लगे, जीव विज्ञान का जनक कहने लगे, फादर ऑफ बायोलॉजी कहने लगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि ले मार्क से पूछा गया कि अरे भाई, आप लाइफ साइंस क्यों नहीं कहे, जीवन का विज्ञान क्यों नहीं कहा, आप जीव विज्ञान शब्द क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि ये बायोलॉजी शब्द जो है, ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक है बायोस और दूसरा है लोगस। लोगस का प्लुरल होता है लोगी, जैसे रेडियस का प्लुरल रेडियाई होता है ना, स्टिमुलस का प्लुरल स्टिमुली, नहीं, उसी तरह से ये दो शब्द से बना है, बायोस प्लस लोगस। ये दोनों लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड का अंग्रेजी में माने होता है लिविंग या लाइफ। और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? लिविंग का, सजीव का अध्ययन करना या लाइफ का अध्ययन करना। इसलिए बायोलॉजी का परिभाषा हो गया स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। सजीवों का अध्ययन को ही बायोलॉजी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहे?
अरिस्टोटल जो थे वह एक दो नहीं, लगभग 500 जंतुओं पर गहन अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक किताब लिख डाली। जानते हैं उस किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिका एनिमेलियम। अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिका एनिमेलियम, जिसको हम लोग हिस्टोरी डी एनिमेलियम भी कहते हैं। तो अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? ये एक पुस्तक उन्होंने लिखी। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने, किसने लिखा? अरस्तु ने। इसके अंतर्गत इन्होंने लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म, जीव को क्या भाग में बांटा? कौन कौन? किस में बांटा? एक को कहा और दूसरे को कहा एनिमल, मतलब जानवर नहीं, जंतु नहीं। तो वी आर सोशल एनिमल। तो जानवर तो नहीं ना होगा। और प्लांट मतलब पादप या वनस्पति। इन्होंने ये जो प्लांट है, तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले क्लासिफिकेशन जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था अरिस्टोटल। और इन्होंने वनस्पति को भी 3 भाग में बांट दिया। कहा हर्ब्स, जिसको हिंदी में कहते हैं शाक। दूसरा बांटा सर्ब्स, जिसको हिंदी में कहते हैं झाड़ी। और तीसरा बताया ट्रेज, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पेड़। एनिमल को क्या भाग में बांटा? कौन कौन है? उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसका नाम क्या दिया? इनेमा और
इनेमा। ठीक है, कहा कि वैसे जंतु जिसका जिसका रक्त लाल हो, और ऐसे जंतु जिसका रक्त लाल अब देखिए, ये जो देख रहे हैं हार्ब्स, सर्ब्स, ट्रेज, ये तीनों को आप जरा सा डिफाइन करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको प्रकाश डालते हैं। हर्ब्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शाक, इसके अंतर्गत सभी तरह की जड़ी बूटियां, सभी तरह की शाक, शाक मतलब साग जिसको कहते हैं, पालक का साग, एक्चुअली में वो पालक का शाक है, लेकिन अपभ्रंश रूप से हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, साग नहीं है। जड़ी बूटी से जो दवा बनी है उसको हम लोग हर्बल प्रोडक्ट कहते हैं। वो हर्बल शब्द आया कहां से, हर्ब से नहीं, तो हर्ब्स का मतलब हो गया छोटा पौधा, आकार में कैसा, तना बहुत कमजोर, स्वयं खड़ा नहीं होगा और न दूसरे को सहारा देगा, इनसे लकड़ियां नहीं निकलती, या ऊडी नहीं होता, या काष्ठीय नहीं होता। तो इसकी विशेषता क्या हो गई हर्ब्स की, छोटे आकार में, बहुत कमजोर तना, ऊडी, ऊडी मतलब काष्ठीय नहीं होता। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आ गए, सभी जड़ी बूटियां, सभी क्रॉप्स, फसलें, तुलसी, ये सब के सब किस में आ गया, हर्ब्स में। इस हर्ब्स को तीन भाग में मुख्य रूप से बांटा गया। एक को कहा गया रनर, दूसरा को कहा गया क्रीपर, और तीसरा को कहा गया क्लाइंबर। पहला को क्या कहा गया, रनर। पहला क्या है, रनर मतलब
दौड़ने वाला। ऐसा पौधा इसका तना जो होगा आधा जमीन में आधा जमीन से ऊपर होता है, जैसे दूब घास, पुदीना, ये सब बहुत तेजी से फैलते हैं, जमीन में सट कर दौड़ते हैं, उसी को हम लोग रनर कहते हैं। पलवल का पौधा, पलवल देखे हो? हाँ, जिसको परोर कहते हो, नहीं पट्टल भी कहते हो, नहीं, अपने खेत में लगाते हो, पड़ोसी के खेत में भाग जाता है। खाद बीज हम डाले, देख रेख हम किए, पड़ोसी तोड़ तोड़ के खा रहा है, तो फिर हम लोग खींच खींच के उसके अंदर कर देते हैं, हट अपना खेत में रहो, तो बहुत तेजी से फैलता है, वो कहलाता है रनर। क्रीपर, क्रीप मतलब होता है रेंगना, ऐसा पौधा लगे जैसे वो रेंग कर चल रहा है, सांप की तरह। मनी प्लांट देखे हो? नहीं लगता है कि लपेट के चल रहा है? सेम का प्लांट, सेम नहीं होता है, तो वो क्या करता है, सहारा को वो चारों तरफ से लपेटते हुए चढ़ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रीपर। आम का नहीं, ये पान का नहीं, पान का भी पौधा देखोगे वो सहारा में ऐसे 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 चढ़ जाता है, वो सब कहलाता है क्रीपर। क्लाइंबर कहलाता है जिसमें देखोगे ना ऐसे ऐसे सूंड जैसा निकला रहता है, जैसे कद्दू में, नहीं करेला में सूंड की तरह था, वही सूंड को पकड़ते जाता है, चढ़ते जाता है, जिसको हम लोग टेंड्रिल्स कहते हैं। ये सब के सब क्या कहला गए? हर्ब्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि दूब घास क्या है? रनर में कौन? हर्ब्स नहीं, जितनी जड़ी बूटियां हैं सब के सब हर्ब्स है। इतना भी जान लीजिए कि पराया मेडिसिनल प्लांट जो होता है वह हर्ब्स होता है, पराया, सब नहीं। मेडिसिनल प्लांट जो होता है वह हर्ब्स में आते हैं। इसके बाद ये शर्ब्स हैं जिसको हम लोग झाड़ी कहते हैं। ये क्या होगा? मध्यम आकार, कमजोर तना, ऊडी नहीं। इसका एग्जाम्पल देखोगे तो इसके अंतर्गत आपको आ जाएंगे गुलाब की झाड़ी, नींबू की झाड़ी, मेहंदी, ये सब क्या है? झाड़ी नुमा होता है, मध्यम आकार होता है। कभी सुने हो कि हमारे घर में जो है सो मेहंदी का चौखट लगा है? क्यों नहीं? क्योंकि वह उड़ी नहीं होता, नहीं है? लेकिन ये जो पेड़ है ये बहुत बड़ा आकार में, मजबूत तना और यह ऊडी होता है। इसमें कौन कौन आ गए?
आम, शीशम, ठीक है, सागवान, बहुत सारे आ जाएंगे। जी सर। ये किस में आ गए? सब ट्रीज हो गए। इस सबको हम लोग कहते हैं ट्रीज। अब आपको परीक्षा में दिया रहेगा पेड़ का नाम, अब पूछेगा कि बताइए कि इसमें हर्ब्स कौन है, शर्ब्स कौन है और ट्रीज कौन है। तो कम से कम ये 3 विशेषता से आपको पकड़ लेना होगा कि कौन ट्री है, कौन शर्ब्स है और कौन हर्ब्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब रही बात एनिमल, जंतु को उसने जो 2 भाग में बांटा वह कहलाया ऐसा जंतु जिसके पास में लाल रक्त नहीं था, जिनका रक्त लाल ना हो। नहीं तो लाल रक्त किसका नहीं है? तो जितने भी कीट प्राणी हैं, सभी कीट प्राणी के ब्लड लाल नहीं होते। मच्छर, अरे वो तुम्हारा ही खून है, अब मार के कहते हो कि हम खून बहा दिए। और एक बात सुन लो, मच्छर नहीं काटता, मच्छराइन काटती है। मेल मच्छर नहीं काटता, तो काटने का काम किसका है, मेल का कि फीमेल का? सब फीमेल का। सारा फीमेल काटती है। हाँ, काटने का काम मच्छर फीमेल का है, सब फीमेल नहीं काटती। ना नहीं नहीं, ठीक है, तो काटने का काम। अब सुन लीजिए, ये जो फीमेल मॉस्किटो है वो बेचारी काटती काहे के लिए, ब्लड क्यों चूसती है, क्या दुश्मनी है पुरुषों से? अच्छा, ओ सबको, अच्छा सबसे, अच्छा नहीं, तो जंतु से उसको क्या मतलब है? तो वो क्या करती है कि जंतुओं के शरीर से ब्लड को लेकर उससे वो प्रोटीन लेती है। चूंकि उसके पास प्रोटीन का अभाव होता है, अब प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, शरीर उसी से बनता है, और मच्छरों में प्रोटीन की, इसलिए कभी पहलवान मच्छर नहीं देखोगे। कोई मच्छर को पहलवान नहीं देखोगे, मोटा ताजा मिलेगा मच्छर, दुबला पतला मिलता है, क्योंकि उसके पास में प्रोटीन नहीं होता। वो अलग बात है कि हम लोग किसी को उपमा देते हैं मच्छर पहलवान, लेकिन जो रियल में मच्छर है उसके पास में प्रोटीन की कमी होता है, वह दुबले पतले होते हैं। अब अंडा देने के लिए अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए, अब वो प्रोटीन कहां से लेगा? तो वो ब्लड से सोख कर लिया, और उसी ब्लड से वह प्रोटीन लेती है, उसी प्रोटीन से एग का फॉर्मेशन करती है, और वही एग फर्टिलाइज्ड होने के बाद हेच होता है, और उससे मच्छर का बच्चा जन्म लेता है।
अगर कल्पना कर लीजिए कि एक फीमेल मच्छर आई रात में, चुपके से आपके ब्लड को चूस लेती है, अंडा बना देती है, बच्चा को जन्म दे देती है। अब वो जो बच्चा जन्म लिया और आप में ब्लड रिलेशन है? हाँ? उस मच्छर के बच्चा बना आपके ब्लड से, ब्लड के प्रोटीन से, तो उस मच्छर के बच्चे में और आप में क्या ब्लड रिलेशन कहलाएगा? अगर कहलाएगा तो कल से लोग कहेगा, अरे देख 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 मच्छर का बाप। नहीं, तो ब्लड रिलेशन के लिए हमको डीएनए रहने चाहिए ना, कि प्रोटीन चाहिए? नहीं, डीएनए चाहिए। तो वह डीएनए नहीं लेती है, बल्कि अगर डीएनए ले ले तो शरीफ मच्छर हो जाएगा। नहीं, तो इसलिए मच्छर, फीमेल मच्छर अगर ब्लड सक करती है तो उसका उद्देश्य है प्रजनन हेतु कार्य में, ठीक है, प्रोटीन उपलब्ध करना। अब रही बात कि मच्छर खाता क्या, मच्छर लेता क्या? तो मच्छर का जो भोजन होता है वो फूल का रस या सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करेगा, या फूल से नेक्टर चूस लेगा, नहीं तो कचरा में जितने भी रहते हैं। तो चूंकि सबसे पहले अगर कोई चीज़ नष्ट होता है तो वो प्रोटीन नष्ट होता है। यही कारण है कि कचरा से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आता है। प्रोटीन जब नष्ट होगा, प्रोटीन का जब ये होगा, वो अमोनिया यूरिया बनता जाएगा, और उससे जो है सो हमको बैड स्मेल आता है, ठीक है। तो सभी कीट प्राणी इसके अंतर्गत, मान लिया जाए कि आप मच्छरे ले लेते हो, मक्खी ले लिया, तेल चट्टा ले लिया, झींगा मछली ले लिया, हाँ, रजत मछली ले लिया। रजत मछली जिसको हम लोग सिल्वर फिश कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये झींगा मछली और रजत मछली ये मछली नहीं है, यह कीट प्राणी है। नहीं, रजत मछली और झींगा मछली ये क्या है? कीट प्राणी। झींगा मछली देखे हो? हाँ, खाए भी होगे। हाँ, ठीक है। तो उसको काटोगे तो उससे ब्लड नहीं निकलेगा, लेकिन रेहू मछली काट के देखो ब्लड आएगा। रजत मछली देखे हो? सिल्वर फिश आपको दिखा देते हैं। पुरानी किताब में या बहुत दिन से कपड़ा रखा हुआ, उसको जैसे ही आप खोलोगे ना, तो उसमें से एगो चमकता हुआ सिल्वर कलर का एगो कीड़ा बड़ी तेजी से भागता है ना। उसको पकड़ कर हाथ में करके देखोगे ना, तो उसमें से ब्लड नहीं निकलेगा, चिपचिपा पदार्थ निकलेगा जो लाल रक्त नहीं रहेगा। उसी को सिल्वर फिश कहते हैं। इसलिए मछली शब्द लगने से ये मत समझ लेना कि यह मछली है। ठीक उसी तरह से कि आपके गांव में देखोगे का कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम है दरोगा सिंह और कहियो सिपाहियों नहीं हुए, ठीक है। तो वही हाल है, ये मछली है, ठीक ना। तो इसको हम लोग कहेंगे कीट प्राणी। अब हैविंग आरबीसी ये कहलाया सभी कशेरुक प्राणी। कशेरुक प्राणी कहते हैं उसको जिसको अंग्रेजी में वर्टिब्रेरा कहते हैं, जिनके पीठ में रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें बैकबोन पाया जाता है। नहीं, तो सभी कशेरुक प्राणी।
जैसे मछली, मेढक जिसको कहते हैं उभयचर प्राणी, सरीसृप जिसको अंग्रेजी में कहते हो रेप्टाइल्स, जैसे सांप, पक्षी और स्तनधारी। इस क्रम को याद रखिएगा, विकास के क्रम में आपको फायदा करेगा। नहीं, मछली, मेढक, सरीसृप, मेढक मतलब उभयचर प्राणी, ये सब के सब आ जाएंगे किसमें? ठीक है। तो इस तरह से बायोलॉजी को लेकर हम लोग चलेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे इससे परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और किन किन चीजों पर आप फोकस कीजिएगा तो आपको अधिक से अधिक प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। मैं दावा नहीं करता, मैं कोशिश करता हूं कि आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 80 से 90% सॉल्व हो जाए। कोई अगर शिक्षक यह दावा करता है कि अरे पढ़ो ना हम तुमको 100% क्वेश्चन लड़वा देंगे, तो वह दो ही व्यक्ति हो सकता है, एक तो स्वयं क्वेश्चन सेटर होगा नहीं, और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर होगा, विद्वान होगा। तो हम इस दोनों कैटेगरी में भाई नहीं आते नहीं, हमारी प्रयास रहती है कि अधिकतम की, और सिलेक्शन हमेशा जो विद्यार्थी ने अधिकतम की बात की उसी का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ 99% बच्चा ऐसा है जो न्यूनतम की बात करता है, कहता है अच्छा ये बीपीएससी में कितना कटअप गया। कटअप मतलब मैक्सिमम की न्यूनतम, न्यूनतम मिनिमम। मान लो कि 150 नंबर का प्रश्न है और 150 नंबर में इस बार जो है सो 83 नंबर जो है सो कटअप गया, तो मैक्सिमम 150 तो नहीं गया होगा, गया होगा मान लो 110 सपोज कीजिए। तो आप टारगेट कहां लेते हो? 83 पर नहीं। अब बताओ कि आपका प्लेटफॉर्म यहां है तो गिरिएगा तो कहां जाइएगा? 83 के नीचे ही नहीं जाइएगा। तो आप एक बात याद रखिएगा, ये 110 से लेकर 183 में ये सब जगह भरा हुआ है, दो ही जगह खाली है, एक 83 के नीचे और एक 110 के ऊपर। आप बताइए आप कहां रहना चाहते हैं? नहीं, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 110 से ऊपर। लेकिन आप तो सोच लेते हैं अरे पता करो ना कितना है कट ऑफ मार्क्स, आपने टारगेट ही ले लिया है न्यूनतम का, तो आप जाइएगा ना नीचे जी। तो इसलिए हम अपने विद्यार्थी को कहते हैं कि बउआ कट ऑफ मार्क्स मत सोचो, ये सोचो कि इस परीक्षा में मैक्सिमम नंबर कितना आया है और आपका टारगेट वो होना चाहिए। न्यूनतम पर क्यों जाते हो? क्योंकि 110 और 83 के बीच में कोई जगह खाली नहीं है, जगह अगर खाली है तो टॉप पर है। इसलिए कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज वैकेंट प्लेस ऑन द टॉप, हमेशा टॉप पर जगह खाली रहता है, उसके नीचे तो सब भरा हुआ है। तो आप अपने मन में इस संकल्प कोचिंग में यह संकल्प लीजिए कि हमको टॉप पर जाना है, चाहे जैसे जाए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। ओके चलो।